हेलो फ्लॉनर्स, दिस इज निकिता। और शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इसी साल अक्टूबर में एक क्रूज में पकड़ा गया। उस क्रूज में रेव पार्टी हो रही थी और उसके दो फ्रेंड्स अरबाज और मुनमुन के पास से ड्रग्स भी मिले थे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? बेल। 2019 फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद एके कृष्णपाल सिंह पर एक लॉ स्टूडेंट पर रेप करने का आरोप लगा था। लेकिन अगेन इसका नतीजा क्या निकला? बेल। पर वहीं पे ऑन दी अदर हैंड एक हमारे ही जैसा आम आदमी मोतीराम, जो बस एक मामूली से पत्थरों का कारीगर था, उसकी बेल बस इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि उसके पास बेल अमाउंट भरने के लिए पैसे ही नहीं थे। और वो बेल अमाउंट कितनी थी? 10,000 रुपए, जबकि मोतीराम के तो खाने पीने के भी लाले थे। तो क्या फ्लोनर्स, इंडिया का जो बेल सिस्टम है वो सिर्फ फाइनेंशियली और पॉलिटिकली पावरफुल लोगों के लिए ही बना है? क्योंकि 2019 के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट के अनुसार तो आज भी करीब 910 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें फाइन ना भर पाने के कारण डिटेन करके रखा गया है। सो अब फ्लोनर्स, आखिर ऐसे क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर अक्यूज्ड या फिर कन्विक्ट्स को बेल ग्रांट की जाती है, एंड क्या वो क्राइटेरिया भेदभाव से परे हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट। साल 2019 की एनुअल प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 तक इंडिया के सारे जेल्स में मिलाकर तकरीबन 3,27,508 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जिन पर मुकदमा चल रहा था, एंड वो अभी तक दोषी प्रूव नहीं हुए थे। साथ ही अगर हम अंडर ट्रायल्स के ग्राफ को कन्विक्ट्स जिनका गुनाह साबित हो चुका है उनके ग्राफ से कंपेयर करें तो ये साफ साफ नजर आता है कि लोगों पर जिस तेजी से गुनाह दर्ज हो रहे हैं उस तेजी से उनके केसेस कंक्लूड नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से अंडर ट्रायल्स को 1 साल से भी ज्यादा समय तक जेल में बिताना पड़ रहा है, एंड वो भी तब जब कई बार उनके केसेस कोर्ट में शुरू तक नहीं हुए होते। तो यार, आखिर क्या वजह है कि इन जैसे लोगों को इतने लंबे समय तक बेल नहीं मिलता? क्या इन सारे फिगर्स से ऐसा नहीं लगता कि इंडिया का बेल सिस्टम उन पर ज्यादती कर रहा है? सो वेल, इससे पहले कि हम इस नतीजे पर पहुंचे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बेल एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज अ बेल? तो यार देखो, बेल अगर काफी सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो इट इज लाइक अ सिक्योरिटी जो एक अंडर ट्रायल इंडिविजुअल या फिर कन्विक्ट को अपने रिलीज के बदले कोर्ट में जमा करवानी पड़ती है एज अ श्योरिटी की जब उस इंसान को कोर्ट के हियरिंग्स के लिए बुलाया जाएगा तब वो बिना किसी चूचा के चुपचाप कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। अब ये सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, यानी कि पैसे, अपने खुद के जायदाद के कागज या फिर अपने किसी भी करीबी के जायदाद के कागज भी, जिसे एक्सेप्ट करना ना करना ये कोर्ट का डिसीजन होता है। इस प्रथा की एक्चुअल शुरुआत 399 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के जमाने में हुई थी, जब प्लेटो ने 30 मीनास या सिंपली अराउंड 15 ग्राम चांदी को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर सोक्रेट्स नाम के कैदी की रिहाई के लिए एक बॉन्ड बनवाने की कोशिश की थी ताकि सोक्रेट्स का अमीर दोस्त क्रिटो उसकी जमानत करवा सके। लेकिन फिर इस प्रथा को आगे बढ़ाया मेडिवियल इंग्लैंड ने, जिसे आज भी हम ऑलमोस्ट वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं जैसे ब्रिटिश राज में किया करते थे। फर्क बस इतना है कि अब क्राइम्स को बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बाइफरकेट कर दिया गया है, जहां पर बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक कैदी का हक माना जाता है और नॉन बेलेबल में उसे कोर्ट के जज की मर्जी मानी जाती है। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन से क्राइम्स बेलेबल होते हैं और कौन से नॉन बेलेबल, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसा बेल सिस्टम जिसमें जजेस की मर्जी चलती है, क्या वो असल में फेयर है? क्योंकि आज भी तकरीबन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 910 कैदी ऐसे हैं जो अपनी सजा तक काट चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैद में रखा हुआ है जस्ट बिकॉज उनके पास फाइन भरने के पैसे नहीं थे। Which by the way takes us to one next section, जो की है, क्या इंडियन लॉ स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल स्टैचर रियली मैटर? सो वेल, साल 1999 में इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन अनिल महाजन के कपड़े के गोदाम पर कस्टम्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा था, जिसके बाद उन पर इलीगल तरीके से बिना कस्टम ड्यूटी पे किए फॉरेन फैब्रिक स्मगल करने का मुकदमा चला था, जो बाय द वे ऑलमोस्ट देश की गद्दारी की तरह देखा जाता है। लेकिन यार, इतना बड़ा मुकदमा ठोका जाने के बावजूद भी उन्हें कुछ ही समय में बेल हो गई थी। बट ऐसा क्यों और ऐसे कैसे हुआ? वेल, अनिल महाजन पर मेजरली 2 चार्जेस लगाए गए थे। फर्स्ट, 1962 कंज्यूमर्स एक्ट के तहत सेक्शन 132, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, और दूसरा उसी एक्ट का सेक्शन 135(1)(b), जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब इन गुनाहों की वैसे तो प्रूव होने पर सजा होती है एटलीस्ट 7 साल की जेल प्लस फाइन, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य सवाल था वो ये था कि अनिल महाजन को बेल उसके हक के तौर पर देनी चाहिए, जज की मर्जी के अनुसार देनी चाहिए, या फिर देनी ही नहीं चाहिए। सो वेल, कायदे के अनुसार किसी भी एक्यूज की बेल इन 7 कारणों से खारिज होती है, जिनमें से अनिल महाजन के केस में वो एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन होने के कारण सभी बॉक्सेस को इजीली टिक किया जा सकता है। लेकिन फ्लर्नर्स, फिर भी इन कायदों के विपरीत अनिल को बेल दे दिया गया, यानी यहाँ पर फिर से अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स पैसा जीत गया और कानून हार गया। बट क्या सच में?
वेल दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए बेल ऑर्डर से हमें ये पता चला कि अनिल को जो बेल मिला था वो एक पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि नंबर 1, किसी को बेल जमा करवा कर रिहा करने का असल मतलब होता है केस के हियरिंग्स के वक्त उस एक्यूज की हाजिरी, यानी बेसिकली उस हाजिरी को सुनिश्चित करना, एंड माइंड यू ना कि उसे बाइज्जत बरी करना या फिर गुनहगार ठहराना। सो बेल को सजा से जोड़कर देखना गलत है, क्योंकि अगर प्राइमा फेसी ऐसा लग भी रहा है कि कोई इंसान दोषी है, लेकिन तब भी उसका गुनाह साबित होने से पहले उसे दोषी मानकर उसकी बेल रिजेक्ट करना गलत हो जाता है। नंबर 3, जजेस को बेल ऑर्डर्स को जारी करते वक्त पब्लिक ओपिनियंस और अपने खुद के पैशन एंड और प्रेजुडिसेस यानी कि खुद की सोच को परे रखकर फैसला सुनाना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नंबर 4, अगर एक्यूज सीआरपीसी के सेक्शन 437(1) में बताए गए सभी बेल रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता है या एटलीस्ट करने की संभावना को शो करता है, तो उस इंसान को कोर्ट ने कानून के दायरे में रहकर बेल देनी चाहिए। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अनिल महाजन के फेवर में थे, उसका सारा घर कारोबार इंडिया में ही था और इस केस में संबंधित सभी सबूत ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुके थे, सो अब इसकी कोई वजह नहीं बचती कि अनिल देश छोड़कर भाग जाता या कहीं छुप जाता या फिर सबूतों के साथ टैंपरिंग करता। और इसीलिए इन्हीं कारणों के आधार पर उसे 50,000 रुपीज का बेल और कुछ सिमिलर कीमत की श्योरिटी जमा करवाकर बेल पर बाहर छोड़ दिया गया। बट अब थर्ड सिनेरियो आता है कि व्हाट इफ किसी एक्यूज की पहुंच पॉलिटिक्स तक हो। सो बेसिकली डज पॉलिटिकल स्टैचर मैटर? आज से 2 साल पहले 2019 में हमारे देश के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद ए कृष्णपाल सिंह पर एक लॉ स्टूडेंट पर सेक्सुअल असॉल्ट करने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि एक सीरियस ऑफेंस होने के बावजूद भी फरवरी 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णपाल सिंह को बेल पर रिहा कर दिया था। अब क्या इससे पॉलिटिकल बैकिंग की बू नहीं आती? वेल एक्चुअली इस केस की ऑफिशियल बेल ऑर्डर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वो कुछ और ही स्टोरी बयां करती है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये बेल की अपील आई, तब कोर्ट ने नोटिस किया कि दोनों पार्टीज की तरफ से एंड उनके खिलाफ से एविडेंसेस खूब सारे मिले थे। लड़की के साइड से भी कुछ एविडेंसेस मिले थे कि कैसे ये सेक्सुअल एक्टिविटी लड़की के कंसेंट से हुई थी और कृष्णपाल सिंह इसमें दोषी नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर इसकी 0.1% भी पॉसिबिलिटी है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट ही था, तो कृष्णपाल सिंह जैसे एक पावरफुल आदमी को खुला छोड़ने से विक्टिम की जान को खतरा हो सकता है या फिर इवन एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें लीगली अंदर भी नहीं रख सकते और इसीलिए दोनों ही पार्टीज की फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखते हुए कोर्ट ने कृष्णपाल सिंह को बेल पर रिहा तो किया, पर साथ ही उस पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। इसी के साथ कोर्ट ने सीनियर सुपरिंटेंडेंट इन पुलिस को भी आदेश दिया कि वो विक्टिम और उसके घर परिवार की सुरक्षा को इंश्योर करे, क्योंकि अनिल महाजन के बेल ऑर्डर में जज ने कहा था कि एक इंसान अपने आप को तब ज्यादा बेहतर तरीके से इनोसेंट साबित कर सकता है जब वो जेल के बाहर हो, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि बेल इज अ रूल एंड रेफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि कई लोगों की जमानत याचिका रद्द की जाती है इवन इन बेलेबल ऑफेंसेस? जिससे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में, Why was Aryan Khan denied bail for 3 weeks in a bailable offence? अक्टूबर 2021 आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन सबको 1985 नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के आरोप में करीब 3 वीक्स तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37A ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में आने वाले सभी लॉज कॉग्निजेबल है, जिसका मतलब पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसी कानून के क्लॉज बी में ये भी लिखा है कि ऐसे केसेस में अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाता है कि आरोपी का नशीले पदार्थों की स्मगलिंग में कोई भी हाथ नहीं था, तो उसे बेल दी जा सकती है। तो अब जब पुलिस रेड में ये सामने आ चुका था कि ऐसे पदार्थ सिर्फ अरबाज और मुनमुन के पास से ही बरामद हुए थे, तो फिर क्यों एनडीपीएस कोर्ट ने अक्टूबर 20 को आर्यन की भी बेल को रिजेक्ट कर दिया? क्यों उस पर सेक्शन 27 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दावा ठोका गया? इससे और आज देखे गए ज्यादातर केसेस से यही तो साबित होता है कि जब भी किसी इंसान पर नॉन बेलेबल ऑफेंस की केस दर्ज होती है, तो उसकी बेल जजेस के डिस्क्रिशन यानी कि उनकी मर्जी पर डिपेंड होता है। बट क्या सच में ऐसा ही है? क्योंकि 449 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स, 5 अपेंडाइसेस और 101 अमेंडमेंट्स के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ऑलमोस्ट हर कानून को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन फिर भी इंडिया के लोग उसमें लूप होल्स को निकाल ही लेते हैं। मिसाल के तौर पर आर्यन खान के लॉयर ने एनडीपीएस कोर्ट में इस केस को इस तरीके से फ्रेम किया कि उस दिन क्रूज पर जितने भी लोग के पास माल मिला था उन सबको मिलाकर देखना गलत है, एंड अरबाज और मुनमुन का जो माल था वो अलग गिना जाना चाहिए। एंड उस तरीके से अगर देखा जाए तो अरबाज और मुनमुन के पास से जो माल मिला था वो स्मगलिंग के लिए, तस्करी किए जाने के जितनी क्वांटिटी में नहीं था, वो बस खुद के कंजम्पशन के लिए था, जो एक बेलेबल ऑफेंस है। अब फ्रांस आखिर जुडिशियल सिस्टम इसमें करे भी तो करे क्या, जब मेन प्रॉब्लम लोगों की साइकोलॉजी पे आ जाती है? आपको इसमें क्या लगता है, इन चीजों में किसका मेन हाथ रहता है?
क्या इसमें हाथ हमारी लेजिस्लेटिव सिस्टम का है जो लॉस को बनाती है, या हमारे कोर्ट्स का है जो लॉस को इम्प्लीमेंट करती है, या फिर पब्लिक का है जो मे भी लॉस को पास ही नहीं होने देती या फिर उसमें कॉन्स्टेंटली लूपहोल्स निकालते रहती है। बिकॉज ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है यार। पीपल इन जनरल डोंट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब भी किसी तरीके का रूल बनाया जाता है तो लोग ये सोचने के बजाय कि इस रूल के पालन से सोसाइटी को क्या फायदा हो सकता है, वो ये ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसमें लूपहोल क्या हो सकता है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है? आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। और अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही इंफोटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।